गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की पिछली क्लासेस में हमने ऑलरेडी ये देख चुका है कि ग्रेविटेशन क्या होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और किन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में कंट्रीब्यूशन दिया है, किन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया है और अपनी स्टडीज़ की हैं और उसके बारे में जो भी थ्योरीज बनाई हैं, लॉज बनाई हैं, जिसमें हम लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़ा था, जिसके अनुसार ये एक्सप्रेशन हमारा F = G m1 × m2 डिवाइडेड बाई r², ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करने वाला इक्वेशन हमारा सामने आया था, जिसमें G जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² है। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी और हम लोगों ने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने कैपिटल G पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया जाता है तो वो क्या, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे ही मोशन होता है, फोर्स लग रहा है मतलब उसमें कुछ मोशन होगा और उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो वैसे ही जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होता है? उस पर फोर्स लग रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और चूंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से जो एक्सेलरेशन उस बॉडी में आती है, जो गिरते हुए बॉडी में आती है, वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वहाँ पे हम जिस एक्सेलरेशन से वो गिर रहा है या जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। The acceleration produced in a body due to Earth's gravitational force is called gravitational acceleration। अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं कि स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा या उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का लॉ अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो न्यूटन का लॉ जब हमने पढ़ा था, उसमें ये वाली हमारी इक्वेशन आई थी, फोर्स = ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू बॉडीज, मासेस ऑफ टू बॉडीज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, वो डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर हम ले रहे हैं कि सपोज मास, अगर हम किसी बॉडी का मास कैपिटल M लेते हैं और अर्थ का मास हम कैपिटल M ले रहे हैं और स्मॉल m ले रहे हैं उस बॉडी का मास, और तो अर्थ जितने फोर्स से उस बॉडी पे अट्रैक्शन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो क्या होगा? ये होगा, जिसमें कैपिटल F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M आपका मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जिस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, और कैपिटल R यहाँ पे हम ले रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम इट्स सेंटर। अर्थ के सरफेस से सेंटर पे ले रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी जो है, वो बॉडी कहाँ रखाई हुई है? अर्थ के सरफेस पे ले रहे हैं। तो सेंटर से, अर्थ के सेंटर से हम उसे मेजर करते हैं, तो कैपिटल R ले रहे हैं। इसे मैं इस डायग्राम की मदद से भी आपको बताती हूँ। मान के चलिए ये आपका अर्थ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है। तो हम अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो जो हम सेंटर ऑफ अर्थ लेंगे, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, इस पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो वो यही डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस आएगी। यही क्या है? आपको कैपिटल R बताया जा रहा है, ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, जिसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू हमने पढ़ा था एम ए। तो ये एम ए क्या है, यहाँ पे एसिलरेशन है, सॉरी ये अगर क्यों जैसा दिख रहा है ए, ठीक है। तो ए क्या है, इसमें एसिलरेशन है। पर जब हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें जिस पे अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हम ए की जगह क्या ले सकते हैं, जी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है, फोर्स F इज इक्वल टू एम जी ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसिलेशन क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन है। तो अगर हम ये फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, क्योंकि F इसमें बराबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको m कट जाएगा, स्मॉल m, ये वाला स्मॉल m कट जाएगा। अब क्या बचा, g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हुआ, आपका एक्सप्रेशन हो गया स्मॉल g यानी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे। अगर हम किसी दूसरे जगह की लेंगे अर्थ को छोड़ करके, तो वहाँ का जो मास है उस पे डिपेंड करेगा और उसका डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता ही है। अब हम इसमें जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू यानी कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम निकाल भी सकते हैं उसकी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 kgs, और रेडियस हमें पता है अर्थ का, अर्थ सरफेस से, अर्थ के सेंटर से सरफेस तक के हमें पता है r इज इक्वल टू 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये है अर्थ का रेडियस। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो g की वैल्यू आती है, ग्रेविटेशनल एसिलेशन की वैल्यू आती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रहना चाहिए, एक तो कैपिटल जी की वैल्यू याद रहनी चाहिए और दूसरी स्मॉल जी की वैल्यू याद रहनी चाहिए। यहाँ पर आपको शो किया गया है कि एक बॉल को यहाँ पॉइंट ए से थ्रो किया गया है, जब यहाँ इसे थ्रो किया गया है तो वो हाईएस्ट पॉइंट सी तक पहुँचता है, उसके बाद वो उसका जो फाइनल पोजीशन होता है वो ई होता है। इस तरीके से ये कर्व के फॉर्म में कोई भी बॉल को आप फेंकते हैं तो इस तरीके से उसका पाथ होता है। तो ऐसा पाथ उसका क्यों बनता है, देखिए सबसे पहले जब हम यहाँ पर पॉइंट ए में उस बॉल को थ्रो करेंगे तो हम कुछ फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स से क्या प्रोड्यूस होता है, मोशन प्रोड्यूस होता है। मोशन प्रोड्यूस होने की वजह से वो क्या है, वो बॉल में मोशन आता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। पर ऊपर की तरफ जाता है तो वो कब तक के जाता है, उसमें क्या है, इनर्शिया प्रोड्यूस हो जाता है। इनर्शिया मतलब अगर वो बॉडी रेस्टिंग स्टेट में तो रेस्टिंग में ही रहेगी, अगर वो मूविंग स्टेट में तो वो मूविंग ही रहेगी। तो इसलिए पॉइंट ए से सी तक जा रहा है तब तक कि वो क्या है, वो मूविंग ही है, अपवर्ड ही मूव कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया आ गया, इस वजह से इस पॉइंट तक जाता है। पर हर एक पॉइंट पे यहाँ पर उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल भी या ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा होता है। तो पॉइंट सी तक पहुंचने के बाद, यानी कि जितना ऊपर वो जा रहा है, जितना जा सकता है, जितनी फोर्स से हमने उसे फेंका है उतनी ही उसी पे डिपेंड करता है वो कि कितना दूर, कितना ऊंचा वो फेंकाता है। फिर उसके बाद ऐसा होगा कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो वापस नीचे आ जाता है। तो इस वजह से ये पाथ हमें दिखाई देती है। जैसे ही बॉल हमारी हाथ से छूटता है वैसे ही क्या होता है, उस बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करना चालू करता है। तो एसिलेशन इस वजह से जो एसिलेशन प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। अब ये एक ऐसा सिचुएशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो किस वजह से है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। उसे हम क्या कहते हैं, उस पोजीशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। जिस पोजीशन
पे जिस सिचुएशन में अगर उसमें कोई और फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। अब हम बोलेंगे कि मैम अगर यहाँ से बॉल फेंका जा रहा है तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ही कैसे, फोर्स ही कैसे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे विंड भी चल रही होगी, हवा का कुछ फ्रिक्शन भी होगा, वो भी होगा, हाँ वो ज़रूर होगा, पर वो इतना छोटा होगा, ये फोर्स इतना छोटा होगा, जो भी हवा का फोर्स होगा वो इतना छोटा होगा कि उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने वो बहुत कम है, इस वजह से हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमने अब ये समझ लिया है कि एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी की वजह से होगी तो वो क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमने एक्सेलरेशन मोशन में भी पढ़ा था, तो मोशन में जब हमने पढ़ा था वहाँ पे एक्सेलरेशन हम लिखते थे स्मॉल a। अब हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि है स्मॉल g। तो जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को पुटअप करते हैं तो ये हमारे इक्वेशंस बनते हैं। जैसे कि मोशन में इक्वेशन था v = u + at, तो at की जगह यहाँ पर gt आ गया। सेकेंड इक्वेशन था v² = u² + 2ah, तो यहाँ पे a की जगह g आ गया। अगेन थर्ड जो इक्वेशन थी वो है h = ut + ½ at²। a यहाँ पे एक्सेलरेशन था जो कि अब यहाँ पे स्मॉल g से रिप्लेस कर दिया गया। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो सेकंड वाले लाइन में जो h है और थर्ड वाली लाइन में जो h है वो क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है। अब हम देखते हैं मास और वेट। मास और वेट ये टर्म्स जो है हमें सुनने में और ऐसे सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही हैं, बट इनमें थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, जितना मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। और टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इट्स मास। अब ये जो है ये आपका डेफिनेशन है कि टोटल क्वांटिटी जो होगी वो क्वांटिटी मटेरियल की वही क्या कहलाती है, मास कहलाती है। द टोटल मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर टोटल किसी सिस्टम में कुछ ऐसा हो रहा है कि सिस्टम में अगर टोटल क्वांटिटी उसका चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या है, उसका मास हर जगह सेम ही रहेगा, है ना। जैसे कि अगर आपके पास एक रबर है, आपने उसे यूज़ ही नहीं किया है और उसका मास जो है वो मतलब वो यूज़ नहीं हुआ है और हर एक पॉइंट में या अलग अलग टाइम में वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, उसका जो टोटल क्वांटिटी है मटेरियल का, जैसे अगर आप रबर को यूज़ करते हैं तो उसकी क्वांटिटी कुछ रब करने से कम हो जाती है। तो वहाँ पे अगर आपका रबर रखा हुआ है, बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है, क्वांटिटी में चेंज नहीं आया है, तो उसका मास सेम ही रहेगा। यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। मोस्टली हम कैसे मेजर करते हैं मास को, वी मेजर एन ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मास के बेसिस पे ही एक किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। जैसे कि अगर हम राइस का एग्जांपल लें तो हम उसका मास मेजर करते हैं 2 kgs, 1 kg ऑफ पल्सेस, 3 kgs ऑफ शुगर, है ना। तो इस तरीके से अगर हम 2 किलो मास ले रहे हैं, अगर मास ले रहे हैं राइस का 2 किलो, तो वो क्या है, मून में जाएंगे हम तब भी उसका मास कितना रहेगा, 2 kg। मास की जब हम बात करेंगे तो मून पे भी उसका वेट 2 kg ही रहेगा, मतलब जितना धरती पर है उतना ही मून पे रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे जब हम वेट पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब SI यूनिट क्या होती है, मास की किलोग्राम्स होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेट क्या होता है। द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, वो फोर्स जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींची जाती है वो क्या कहलाती है, वेट कहलाती है। ठीक है, और वो फोर्स क्या है, वो वेट कहलाती है।
तो इसका एसआई यूनिट क्या है, फोर्स है, इस वजह से इसका वेट का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, हम ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि ये एक फोर्स है, हमने पढ़ा है F इक्वल टू एम जी। एम जी जो यहाँ पे है, एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ में जो स्मॉल जी की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें m जो है वो m kg उसका मास रिप्रेजेंट कर रहा है जब उसकी पोजीशन कहाँ होगी, अर्थ पे होगी। दैट मीन्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग m kg मास विल बी mg। अगर वेट की हम बात करेंगे तो वो क्या है, mg होगा, और मास क्या होगा उसका m kg होगा, और वेट उसका होगा mg न्यूटन्स, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वेट और मास में फ़र्क क्या है। मास केवल उसका क्वांटिटी बताता है और वेट क्या बताता है, उस पे अर्थ के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो क्या बताता है, वेट बताता है। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि वेट अगर क्या हमारा जो वेट होता है वो अर्थ के सभी पोजीशंस में सेम होता है। क्या आपका इंडिया में वेट अगर 40 kgs है तो क्या यूएस में जाकर वो 50 kgs हो जाएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर वो कुछ और हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो वेट जो है वो क्या है, अर्थ पे सेम रहता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और जी पे, स्मॉल जी पे। तो स्मॉल जी की वैल्यू तो अर्थ पे कांस्टेंट ही रहती है, तो इस वजह से ये क्या है, वेट जो है वो सेम रहता है सभी पोजीशंस पर अर्थ की। बट अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये कांस्टेंट रहता है अर्थ, मून और सन पे? हाँ, ये कांस्टेंट रहता है। अर्थ पे इसकी वैल्यू कुछ अलग है, मून पे इसकी वैल्यू कुछ अलग है, और मून के सरफेस में सभी जगह इसकी वैल्यू अलग है, मतलब सेम है, और सन पे इसकी वैल्यू अलग है। अर्थ पे उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ये आपका क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू है। तो ये अर्थ पे सभी जगह सेम है। वैसे ही मून में कुछ है तो मून में उसकी अलग वैल्यू है, पर मून के सभी जगह पर वो सेम है। सन पे कुछ और है, पर उसकी सन पे जो वैल्यू है उसकी वो भी सभी जगह पर सेम है। तो इस वजह से ये सभी जगह कांस्टेंट तो होती है, पर अगर पर वेरी करती है। अर्थ में कुछ और होती है, मून में कुछ और होती है, और सन पे कुछ और होती है। तो अगर आप चाहेंगे आपका वेट अगर 40 kgs है अर्थ पे, तो मून में आपका वेट कुछ और होगा और सन पे आपका वेट कुछ और होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके लिए हम पहले एक छोटा सा चीज़ याद करते हैं। आप लोगों ने इस तरीके से कोई करतब तो देखी होगी जिसमें कोई बच्चा या कोई बड़ा इस तरीके से अपने हाथ में एक डंडी लेकर के एक पतली सी रोप पर चलता है। ठीक है, क्या ये करना मतलब ये करना आसान है क्या? नहीं। अगर हम जाएं तो हम नहीं कर पाएंगे, उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है जिसकी वजह से वो करते हैं। अब ये हाथ में डंडा क्यों लेकर चल रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे अगर हम समझ जाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, इसके लिए चलिए अगर हम एक बैम्बू स्टिक को हाथ में ले और उसको ये तो करतब कर रहे हैं वो छोड़िए, अगर हम एक बैम्बू स्टिक को अगर हाथ में रख के उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो वो भी उतनी आसानी से नहीं हो पाता है। तो ये कैसा होता है, क्यों होता है? एक और चीज़ है, एक और हम एक्टिविटी इसमें कर सकते हैं। हम ऐसा करेंगे कि हम चेयर पर बैठते हैं इस तरीके से जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, और बिना अपने पैरों को बेंड किए क्या हम खड़े हो सकते हैं? क्या हम अगर अपनी पोजीशन चेंज ना करें तो क्या हम खड़े हो सकते हैं? ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। देखिए, इस पोजीशन पे हम क्या होते हैं, हमारा वेट जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। ठीक है, द एवरेज और बैलेंस्ड वेट ऑफ पोजीशन ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि इस सिटिंग पोजीशन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा होगा, जहाँ पे हमारा जो पोजीशन है वो एकदम वेल बैलेंस्ड है।
वहाँ पर अगर हम बोलें कि बिना हम अपने पैर मोड़े खड़े हो जाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हम अनबैलेंस हो जाएंगे, है ना, हम उठ ही नहीं पाएंगे, कहने का ये मतलब है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारा जो बैलेंस्ड पोजीशन है वेट का जो बैलेंस्ड पोजीशन है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट पे ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो टोटल वेट है हमारे बॉडी का या जिस भी ऑब्जेक्ट का हम ले रहे हैं वो क्या है, वहाँ पे लगभग वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड हमको लगता है। अगर ये चीज़ समझ ना आई हो तो आगे हम देखते हैं, इसे ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपने हाथ में एक स्केल ले लीजिए इस तरीके से और इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक तरफ से या इस तरफ से या इस तरफ से उसे बैलेंस करना चाहें तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वाला लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे नहीं है। पर अगर हम उस स्केल का बीचों बीच निकालते हैं, स्केल में मेजरमेंट होती है और उसकी जो सेंटर पॉइंट होती है वहाँ पर अगर उससे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया है तो वो बैलेंस हो जाता है। आप भी करके देख सकते हैं, वो बैलेंस हो जाएगा। ये क्या है? ये हमने सेंटर निकाला, इस स्केल का सेंटर निकाला और उस पॉइंट पे उसे बैलेंस हम कर पाए। तो इस पोजीशन को हम क्या मानेंगे? ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे पूरा जो स्केल का वेट है उसको हम एक पॉइंट पे ही हम क्या है, बैलेंस कर सकते हैं। और यही पॉइंट क्या है? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग फिक्स्ड शेप, अगर उसका फिक्स्ड शेप है उस ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ होगा? उसके सेंटर में होगा। जैसे कि हमने स्केल के सेंटर में इसे बैलेंस किया हुआ है। तो द कंप्लीट वेट ऑफ द स्केल इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। पूरा जो भी स्केल का वेट है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड मानते हैं हम? इस पॉइंट पर। सिर्फ इस पॉइंट पे ही अगर हम सपोर्ट करें तो जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स इस स्केल के ऊपर है, स्केल को लग रहा है, वो पूरा इसी पॉइंट पे एक अपवर्ड फोर्स लगाने से ये स्केल जो है वो बैलेंस हो जाती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। कैसे? उसको बैलेंस करके देखते हैं। देखिए, द स्मॉल एरो शोन इन द फिगर, इस फिगर में दिख रहा है जो स्मॉल एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है, एक्टिंग ऑन द स्केल। एंड द सम ऑफ ऑल दोस फोर्सेस इज इक्विवेलेंट टू द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जितना भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये सबका सम जो है वो कहाँ पर उसको हम, ये पूरे ग्रेविटी को हम क्या करें, एक पॉइंट पर हम बैलेंस कर पा रहे हैं और ये पॉइंट जो है ये रिजल्टेंट फोर्स है और इसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर फ्रीली सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो वो कहाँ पर होगा? ये हम कैसे निकाल सकते हैं? क्या करेंगे हम? अगर एक वर्टिकल लाइन पास हो रही है, जैसे कि यहाँ पे एक फ्रीली सस्पेंडेड पार्टिकल है, मतलब हवा में लटकता हुआ, तो यहाँ पे हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाल सकते हैं? इफ़ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिस जगह से आपने यहाँ सस्पेंड किया उसे, जहाँ से लटकाया हुआ है, वहाँ से एक सिंगल सीधी लाइन खींची, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारा, वो इसी लाइन पर कहीं एग्जर्ट हो रहा होगा। अब ये एग्जैक्ट पॉइंट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये करेंगे और किसी दूसरी पोजीशन पर हम उस ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे। जैसे कि
इस छेद से अगर हम उसे लटकाते हैं, वहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, दूसरी छेद से हम जो अपोजिट डायरेक्शन में है वहाँ से लटकाएंगे, फिर वहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो ये सभी पॉइंट जहाँ पर सभी लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वही आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है, मतलब सेंटर पॉइंट है उसका, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस ऑब्जेक्ट का। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। वैसे ही जैसे कि फ्रीली सस्पेंडेड ये ऑब्जेक्ट है, वैसे ही क्या हो रहा है, जो एक पर्सन जो रोप पर चल रहा है वो उसका भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उसके सेंटर पे ही होता है। जब वो स्टैंडिंग है तो वो क्या है, उसके सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसकी वजह से जिसे वो बैलेंस करता है। और बैलेंस करते हुए ये क्या करता है, एक बैम्बू स्टिक को यूज़ करता है ताकि वो अपनी पोजीशन को फिक्स कर सके। अगर वो क्या करता है, वुडन स्टिक का सपोर्ट लेके अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको वो बराबर रखने की कोशिश करता है ताकि वो इजीली उस रोप पे चल सके, उसे वो ना गिरे। उस बैम्बू स्टिक के ज़रिए वो अपनी पोजीशन को फिक्स करता है। चलिए अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड टर्म है स्टेबिलिटी। अब ये क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी, हमारी स्टेबिलिटी, कोई भी चीज़ स्टेबल है तो वो किस वजह से है, क्योंकि हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। जैसे कि draw a line vertically downwards towards the point of center of gravity for any object having any shape। किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट जो है, किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट है उसमें आप क्या करोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड्स जब आप एक एरो बनाते हो या लाइन बनाते हो, और अगर वो बेस उस ऑब्जेक्ट के बेस पे पड़ेगा तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगी। मतलब कहने का ये मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप एक सीधी नीचे की तरफ लाइन अगर खींचते हो और वहाँ पर वो अगर उसके बेस के अंदर पड़ता है तो वो क्या है, स्टेबल रहेगा, और अगर बेस के अंदर नहीं पड़ेगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस के बाहर पड़ता है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे कि एक एक्टिविटी यहाँ पे है, अगर आप नॉर्मली खड़े होते हैं और झुकने की कोशिश करते हैं इस तरीके से तो आप आसानी से झुक पाते हैं, पर अगर पूरी तरीके से आप दीवार से सटे हों तो क्या होता है, आप अगर झुकने की कोशिश करेंगे तो आप गिरने लगेंगे, आप पूरी तरीके से झुक नहीं पाएंगे, अपने टोस को टच नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम बेंड होते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उससे हम डायरेक्टली अगर नीचे की तरफ लाइन खींचते हैं तो वो हमारे बेस के अंदर ही पड़ता है, पर जब हम पीछे की तरफ झुक नहीं पाते हैं दीवार की वजह से तो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे बेस पे नहीं पड़ता है, वो तिरछा पड़ता है, जिसकी वजह से हम आउट ऑफ हमारे बेस से बाहर पड़ता है, इस वजह से हम गिरने लगते हैं। तो इस वजह से स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो ये आज आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।